संधि पत्र अध्याय 2। रतनलाल और हेमलता ने एक मत हो निर्णय कर लिया कि वे बलदेव को अलग घर लेकर रहने को कह देंगे। 15 दिन छुट्टियां बिताकर वे तीनों पूर्वत टैक्सी से आए थे। माँ ने बड़ा हौसला कर तीनों को पानी कोल्ड ड्रिंक्स परोसी थी। 1-2 घंटे बाद रतनलाल ने बलदेव को बैठक में बुलाकर अपना फैसला सुना दिया। यही नहीं, जो थोड़ी बहुत गांव में जमीन, दिल्ली के मकान और नकदी आदि से उसे बेदखल करने का विचार भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया और शीघ्र ही इस कार्यवाही को पूरा करने का अपना निश्चय बता दिया। बलदेव चुपचाप अपने बेडरूम में आया और दोनों को कुछ कहकर चला गया। दोपहर का भोजन सभी ने एक ही डाइनिंग टेबल पर किया। बलदेव की अनुपस्थिति के विषय में कोई बात न हुई। इसी तरह शाम की चाय और फिर रात का खाना भी सभी ने खाया। सारे घर में मौन पसरा पड़ा था। करीब रात के 10 बजे बलदेव टैक्सी लेकर आया था। 2-3 सूटकेस डिक्की में रखे और दोनों के साथ चला गया। न उन तीनों में से किसी ने एक भी शब्द उच्चारित किया, न रतन ने कुछ पूछा और न ही घर के अन्य किसी भी सदस्य ने। ऐसा लगा मानो बलदेव पुराण की यहाँ इतिश्री हो गई है। उधर दोनों बेटियों की इस पद्धति के कारण उनके माता पिता ने भी अपने संबंध उनसे तोड़ लिए। यही इस कांड का चरम बिंदु था। कड़वा सच तो मुझ मधुरिमा को कहना एवं सहना पड़ेगा ही। श्यामला को भी एक कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई थी। वह तो अपने उद्देश्यों को पूर्ण मानकर बहुत खुश थी। इधर मैं बलदेव के प्रति अपने प्यार के नाटक में उससे भी अधिक अपनी खुशी को बढ़ चढ़ कर दिखा रही थी। नाटक इसलिए है कि नारी हूं, सौत वह भी ईर्ष्यालु बहन। खून के रिश्ते को सहना असंभव ही था। सच कहूं, यदि सब नैतिक एवं सामाजिक कानून तोड़े थे तो अब अपने गले में हत्यारन की तख्ती भी लटका सकती थी। पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, सो भविष्य को सोचना छोड़ दिया। मकान मालिक जयपाल निचली मंजिल पर रहता था। 250 गज में 2 मंजिल मकान बना हुआ था। पहली मंजिल के 4 कमरों में हमने गृहस्थी बसा ली। शायद पहले तो उसने सोचा होगा कि श्यामला घर को ठीक ठाक करने के लिए मदद करने आई है। फिर स्थायी तौर पर रहते देखकर वह कुछ पूछ न पाया और ना ही कह पाया, कारण बलदेव ने उससे समय के प्रचलित किराए से सवाई रकम देने की बात कही थी और 10 महीने का अग्रिम किराया भी दे दिया था। जयपाल स्वयं बैंक से सेवानिवृत्त थे। उनके दोनों बेटे विदेश में रह रहे थे। उनकी पत्नी सरला हमें आते जाते देख पाती थी। हमने कभी बात करने की चेष्टा भी न की। बलदेव महीने की पहली तारीख को ही किराया थमा आता। उन्हें बस इतनी ही समझ आ पाई कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत ही व्यस्त हैं। उधर हम बहनों के सहकर्मियों को भी रह रहकर हमारी जीवन शैली पर अचरज जरूर होता, पर आज किसी के पास अपने झमेलों को समेटने की फुर्सत नहीं है, तो फिर दूसरों की हांडी में क्यों कर झांके। इस विचार से सब चुप थे। 2 साल बाद मेरा बेटा निशांत हुआ। बलदेव तो चंदन का पालना ले आया था। मैं पहली बार अपनी कूटनीति पर स्वमेव चहक उठी और मन ही मन कहा, श्यामला, पहली बार तुम्हारी ईर्ष्या का बदला ले पाई हूं। बलदेव की पत्नी नहीं, रखेलपन जीवन काटोगी और मातृत्व से भी वंचित रहोगी। भाग्य जरूर मुझ पर हंस रहा होगा। तब यह ना समझी थी। बलदेव को दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य पद न मिला तो उसने पंजाब विश्वविद्यालय में आचार्य पद के लिए आवेदन पत्र दिया। उसे वहां चुन लिया गया। उसका वहां जाना निश्चित सा था। मैंने भाग दौड़ कर उसी विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रवक्ता का पद पा लिया। किराए के उस मकान में श्यामला अकेली रहने लगी। हर सप्ताहांत बलदेव कार से दिल्ली आता
और 2 दिन श्यामला के साथ बिताता। मैं तो आया नौकर आदि के सहारे से निशांत के पालन पोषण में कोई कमी न रहने देती। 3 साल बाद बेटी सुरभि हुई और परिवार पूरा हो गया। बलदेव में रंच मात्र भी बदलाव न आया था। 10 साल बाद मैं गणित विभाग में प्रोफेसर बन गई। समय अपनी ही रफ्तार से भागता चला जा रहा था। बच्चे भी स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलोर में हॉस्टल में रहकर करनी शुरू की। सुरभि का दाखिला पूना में डॉक्टरी में हो गया। वह भी हॉस्टल में रहने चली गई। अब अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता। धीरे धीरे बलदेव के प्रति आक्रोश एवं विषाद बढ़ने लगा। गृहस्थी में रात दिन व्यस्त होने पर जिन जिन बातों पर मेरा ध्यान नहीं जाता था, अब वह ही मुझे मुंह चिढ़ानी सी लगने लगी। जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में श्यामला के साथ बलदेव का किसी रमणीय पर्वतीय स्थल पर जाकर 2-2 महीने रहना, या फिर किसी सम्मेलन के लिए उसके वे साथ विदेश जाना। दोनों बच्चे छुट्टियां बिताने घर आते थे। वह इस गुत्थी को सुलझाने और समझने में लग गए। आखिर एक दिन लाल पीले होते हुए निशांत ने मुझे कहा, तुम कमजोर और अबला ही रही। दूध में पड़ी मक्खी की तरह श्यामला को अपने रास्ते से क्यों नहीं हटाया? तुम्हारे धैर्य की महिमा वर्णनातीत है। तुमने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि पापा को अपने किए का पछताना पड़ता? दोनों निशांत और सुरभि अपनी छुट्टियां खत्म होते ही लौट जाते और मैं अपनी गलती पर पछताती रहती। बलदेव को मजा चखाने की ठान ली और कुबुद्धि ने एक भयानक कदम उठाने की अंतः प्रेरणा दे डाली। 2-3 सहकर्मियों को आए दिन पिकनिक पर या फिर किसी वर्कशॉप पर चलने का न्योता दे देती। पहले तो स्वयं पर ग्रलानी हुई, पर थोड़ी देर बाद स्वयं से कह उठती, बलदेव मेरी दोस्तियों से जलेगा। अब भी ठीक सोच रखने के लिए मजबूर हो जाएगा। ना ऐसा हुआ, ना होना ही था। वह मुझसे लगभग 10 साल बड़ा था। सेवानिवृत्ति के बाद श्यामला के नाम से उच्च आय वर्ग वाला फ्लैट लिया और उसके साथ रहने के लिए चला गया। मैं उसी विश्वविद्यालय की उपकुलपति नियुक्ति हो गई। इस नियुक्ति का श्रेय भी प्रदेश के राजनीतिक संगठन, विशेषकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ही था। दोनों बच्चों ने विदेश का रुख किया और अपनी अपनी मर्जी से विवाह कर मुझे कुछ फोटो भेज दिए। मैंने भी उन्हें देखा जरूर, पर फिर लिफाफे में रख दिया। बस अब जीवन दर्शन स्पष्ट हो गया। कोई मेरा नहीं तो मैं भी किसी की नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यभार वहन करते हुए कार्यकाल पूरा होने ही वाला था कि बलदेव हार्ट अटैक से परलोक से धार गया। श्यामला के पास न पहुंची थी, वरना वे 4 दिन जयपुर में बिता आई थी। सेवानिवृत्ति के बाद चंडीगढ़ में खरीद ली गई बड़ी सी कोठी में अकेली रहती हूँ। श्यामला से बातचीत का सवाल ही नहीं। न ससुराल का मतलब रहा, न मायके का। आज ठंडे दिमाग से सोचती हूँ कि जवानी की मदहोशी में सबक सिखाने की जो रामहने पकड़ी थी, वह कितनी घातक थी। वास्तविकता का तो बलदेव भी अंदाजा ना लगा पाया होगा। वह तो चक्की के पाटों में जिंदगी भर पिसता रहा। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उस संधि पत्र को कभी भी अस्वीकार कर सकती थी, पर हाय, श्यामला की ईर्ष्या का बदला लेने की धुन बलवती बनी ही रही तथा दोनों ओर के माता पिता की नाराजगी के चलते उन्हें और अधिक चिढ़ाने के भाव ने आग में घी डालने का काम किया। दोनों पक्षों का लोक तो बिगड़ा ही और परलोक भी। ईर्ष्या एवं बदले की तपन हम सबको राख कर गई, दुनिया को ताक पर रख दिया था। उच्च शिक्षा, अंक, डिग्री एवं शिक्षक की पदवियां भी उपयुक्त विवेक न दे पाई। अब संतान ने मुझे किनारे लगा दिया। मिलना क्या, फोन करना भी पसंद नहीं करते। मैं निस्पृह हो जीवन काट रही हूँ। भाग्य को दोष नहीं देती, दोष मात्र अविवेक और कर्म का था।
पर समय का चक्र वापस घुमाना हमारे तुम्हारे बस का नहीं। अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, पर अंतरात्मा स्वयं को धिक्कार उठती है और कानों में एक ही वाक्य गुंजित होने लगता है, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। संधि पत्र में बस इतना ही। मैं जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक आप जुड़े रहिए रचना सागर के साथ।